हमारे नए यूट्यूब चैनल में हम जो है पिछली नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें पढ़ रहे थे कि जो अरावली प्रदेश है उसकी जो विशेषताएं वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। मैंने फ्रेंड्स क्या किया है कि ये जो वीडियो है मैं आपको बताता हूँ वो क्या है कि वो थोड़ी लंबी बन जाती हैं और जो कंटेंट है आपको इतनी जो टाइम में मिलता है वो सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। मुझे ऐसा लगता है शायद इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा कि आप 40-40 मिनट की वीडियो एक छोटे से एक चीज़ के लिए देखें। तो इससे मैंने क्या किया है कि अब जो मेरे पास जो मेरे वाले शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि मैं आपको इन्हीं से पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो मैं आपको क्या करूँगा कि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं इनमें आपको इन शॉर्ट नोट्सों से ही पढ़ाऊँगा, ताकि इनसे आपको जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें याद करा दूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको एक अच्छा कंटेंट देना, ना कि ये कि मैं आपको इससे लिखूँ फिर आपका टाइम ख़राब हो। उससे अच्छा है कि मैं आपको जो भी है मेरे पास वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो हम जो पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि हमने जो अरावली प्रदेश है उसके बारे में पढ़ लिया, उससे पहले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। आज हम इन दोनों जो फिजिकल डिविजन्स हैं इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश को देखते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए आप, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी सॉरी मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपको कि हमने अरावली प्रदेश की अभी तो पहाड़ियाँ जो हैं वो नहीं देखी हैं, तो वो एक काम करेंगे हम लास्ट में एक बार देख लेंगे। फिलहाल तो अपन ये पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, ठीक है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो है स्टार्ट ये जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी? तो याद रखना प्लेस्टोसीन काल के अंदर हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? प्लेस्टोसीन काल के अंदर हुई थी। एक बात पहली बात तो याद होगी कि ए याद रखना प्लेस्टोसीन काल में, बी याद रखना है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो गंगा व उसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, गंगा और उसकी जो सब ट्रिब्यूटरी हैं उनके द्वारा जो मृदा का जमाव होता है ना उससे इसकी निर्माण हुआ है प्लेस्टोसीन काल का। एग्जाम में आजकल प्रश्न ऐसे नहीं आते। एग्जाम में प्रश्न आजकल जो है तथ्य के रूप में आते हैं और पूछ लिया जाता है क्या पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है इसका विस्तार गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आप कथन के रूप में ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात याद रखना कि उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। ये मैं आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भारत का ये भौतिक प्रदेश है, जो भारत के जो भौतिक प्रदेश राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, चारों फिजिकल डिवीजन, इसमें राजस्थान भारत के किन भौतिक प्रदेशों का भाग है, कौन कौन से भाग इसमें है ना, तो वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये उत्तर के विशाल मैदान का क्या है? भाग है। तो तीनों चीज़ उत्पत्ति के बारे में आपको तीनों चीज़ याद रखनी है कि पहली बात तो प्लेस्टोसीन काल में, दूसरी बात गंगा व यमुना के, गंगा व उसकी जो सहायक नदियाँ उसके द्वारा मृदा के जवाब से होता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इसका जो उत्तर के विशाल मैदान का ये भाग है। अब विस्तार याद रखना है आपको। तो देखो पहले इस डिस्ट्रिक्ट में अब 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद में अब याद रखना है इसका एरिया जो है वो 23.46 है और पॉपुलेशन इसमें कितनी निवास करती है? तो 39 पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में इसमें जो कौन सी मृदा पाई जाती है तो आपको सबको ये पता होगा कि यहाँ जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है जलोढ़ मृदा, क्यों इस वाले क्षेत्र के अंदर? क्योंकि सर्वाधिक जो है पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, उत्पादकता सर्वाधिक होगी, तो यहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये पूछ लीजिए आपसे आपसे जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में कौन सी नदी है? महत्वपूर्ण जो नदी है उसका नाम माही, दूसरी है चंबल। आपको याद दोनों ही रखनी है क्योंकि इस मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो नीचे तक थोड़ा सा है, तो पैसे मेन जो रिवर्स है इसकी माही और चंबल दोनों ही है, ठीक है ना। उसके बाद में वनस्पति कौन सी? तो शुष्क मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। एग्रीकल्चर देखें तो गहन कृषि की जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में कि अन्य अन्य क्या चीज़ें विशेषता है, तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक कृषि संभावना वाला जो भौतिक प्रदेश बोला जाता है इसको। यहाँ दो घास पाई जाती हैं, एक तो खस घास, एक है पाम रोजा। दो घासें भी पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक तो हमने खाली इसकी विशेषता देखी। देखो ये मेंस के अंदर थोड़ा अच्छा काम आता है। जब हम आरएस वाला मेंस लिखते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की फौजी जो फिजिकल जो विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या क्या है, तो हमको ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एग्जामों में आजकल ये भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ जो है रेन कितनी परसेंट होती है, तो यहाँ से 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। तीसरी बात याद रखना आप, और आगे बात याद रखना आपके यहाँ पे से जो यहाँ के जो 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो इसके मध्य से गुजरती है, ठीक है ना। कौन सी वर्षा रेखा? तो 70 सेंटीमीटर एक वर्षा रेखा है जो इसके क्या से गुजरती है? मिड से होकर गुजरती है। देखो मैं वापस से आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि उत्पत्ति कब हुई थी, तो प्लेस्टोसीन काल में हुई थी, ठीक है। गंगा व सहायक उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुई थी। तीसरी बात याद रखना कि इसका जो विस्तार है वो विस्तार क्या है, इसका जो उत्तर विशाल का मैदान का भाग है ये, इसका विस्तार जो है कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पॉपुलेशन कितनी पाई जाती है? 39 एंड एरिया ऑफ 23%, 46। मृदा कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलवायु कौन सी पाई जाती है? उपाध्य जलवायु। नदी कौन सी है? माही एवं चंबल। वनस्पति कौन सी? शुष्क मानसूनी, ठीक है। कृषि पाई जाती है गहन। और अन्य विशेषताओं में सर्वाधिक जो इसमें हाईएस्ट जो क्या पाई जाती है?
जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है ना। एक याद रखना है कृषि सर्वाधिक कृषि संभावना वाले प्रदेश है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ जो कौन सी घास लिख देता हूँ मैं, यहाँ कौन कौन सी घास पाई जाती है, तो खस एवं पामरोजा घास पाई जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो विस्तार है ना, ये किन 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 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है इसका, वो कितने भागों में किया गया है। तो देखो, एक भाग है जिसको बोला जाता है बनास या बाणगंगा का मैदान, ठीक है। दूसरा बोला जाता है, इसी के अंदर 3 पार्ट है। दूसरा है जैसे माही का बेसिन, तीसरा आता है चंबल बेसिन। इसको 3 पार्टों में वर्गीकरण करके बताया गया है, ठीक है। मैं आपको एक बार उसमें समझाता हूँ। जैसे देखो, 1 मिनट को, ठीक है। जैसे कि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। अब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपने कौन सा देखा था, ठीक है ना। पहला कौन सा देखा था आपने, बनास एवं बाणगंगा का, बनास और बाणगंगा, ठीक है। दूसरा कौन सा देखा था, माही। तीसरा कौन सा, चंबल, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट हैं। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश के, इसका वर्गीकरण, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण कितने पार्टों में किया गया, 3 पार्टों में वर्गीकरण किया गया। पहला कौन सा, बनास एवं बाणगंगा का, दूसरा है माही मैदान, तीसरा है चंबल, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखना। अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसका जो विस्तार है, ये 3 जगह है ना, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है रोही का मैदान, ठीक है ना। रोही का मैदान कहाँ से है, तो कोटपुतली बहरोड से लेकर के भरतपुर तक है। और यहाँ जो जलवायु प्रजाति मृदा जो पाई जाती है, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है ना। ये टोंक से लेकर के करौली तक विस्तृत है। मालपुरा टोंक में पड़ता है, तो टोंक से लेकर करौली। यहाँ कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भूरी। दोनों याद रखना कि रोही के मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा है, वो मालपुरा जो करौली का मैदान है उसमें मृदा जो पाई जाती है वो कौन सी है, भूरी मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। तीसरा मैदान इसी का सब पार्ट है, जो बाणगंगा बेसिन है ना, इसी का पार्ट है पिंडमांड का मैदान, ठीक है ना। अभी पिंडमांड का मैदान जो है, ये देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक विस्तृत है। इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखना। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पिंडमांड का मैदान का जो भाग है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है ना। एक आता है चौथा, खैराड़ प्रदेश। अब खैराड़ जो प्रदेश है वो जहाजपुरा से लेकर के टोंक के मध्य में है, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रखना। खैराड़ प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो खैराड़ प्रदेश का विस्तार है जहाजपुरा से लेकर के टोंक के मध्य में है। तो देखो, बनास जो बाणगंगा बेसिन है ना, इसके 4 पार्ट हैं ये, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखना। दूसरा अपन ने देखा था अभी कि माही बेसिन है, ठीक है। अब माही बेसिन के अंदर 3 पार्ट अलग अलग सब पार्ट्स हैं। जैसे कि इसको बोला जाता है, एक सौ है 56 का मैदान। देखो, माही का मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, पहले ये बता देता हूँ। तो बागड़ वाले रीजन के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है 56 का मैदान। अब 56 के मैदान का विस्तार है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 56 के मैदान का विस्तार किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो याद रखना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में है। लेकिन प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर नहीं आएगा, काउंट नहीं है इसमें। ओनली फॉर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा काउंट आएगा। दूसरा आता है कांठल का मैदान। तो ये कांठल का मैदान जो है ना, ये प्रतापगढ़ का जो तटवर्ती, जैसे प्रतापगढ़ है उसका तटवर्ती जो मैदान है ना, उसको बोला जाता है कांठल का मैदान। तो एग्जाम प्रश्न आए, कांठल का मैदान विस्तृत है, प्रतापगढ़ का तटवर्ती भाग है, ठीक है। तीसरा आता है बागड़ प्रदेश। जो विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है ना, बागड़, जो उसको डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बागड़ प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ऐसे कि 56 का मैदान कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा तक है। उसके बाद में कांठल का, तो प्रतापगढ़ का तटवर्ती जो भाग है उसको बोला जाता है कांठल का मैदान। बागड़ प्रदेश किसको बोला जाता है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसको बोला जाता है बागड़ का प्रदेश बोला जाता है। तीसरा पार्ट आता है, इसमें लास्ट है चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन तुम्हें पता ही है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली, भरतपुर, इधर वाला जो भीलवाड़ा नहीं आएगा इसमें, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इधर वाला जो पोर्शन है ना, पूरा ये आएगा, ठीक है ना। अब याद रखना है कि इसमें सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। देखो, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल में या बनास में कहाँ होता है। सर्वाधिक जो अवनालिका अपरदन है ना, वो कहाँ होता है, चंबल बेसिन में होता है, ठीक है ना। यहाँ जो सर्वाधिक बीहड़ है, ठीक है। अब एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि एक तो देखो, सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो पाए जाते हैं ना, वो तो पाए जाते हैं धौलपुर के अंदर, सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। लेकिन एरिया उसके हिसाब से देखें ना, तो कहाँ पाए जाते हैं, सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि बीहड़ जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं, चंबल बेसिन के अंदर।
या कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। तो देखो हमने जो अभी तक सारी चीज़ें देखी थी पूरे मैदानी प्रदेश के बारे में देखी थी। इसमें इम्पोर्टेंस वो चीज़ देख रहे थे अपन कि इसका इम्पोर्टेंस जो है जैसे कि मेंस में लिखने के काम आता है, बाकी आप इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। तो आपको मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ें अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ना, इसकी उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस काल के अंदर, और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मैं आपको ये चीज़ें 2-3 बार समझा चुका हूँ कि राजस्थान के अंदर जो फिजिकल डिवीजन है उसमें अंगारा लैंड का पार्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद इसका विस्तार जो है कहाँ से कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है। एरिया कितना है इसका, तो 6.89% इसका एरिया है टोटल, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो 11% पाई जाती है। देखो फ्रेंड्स ना, एक नॉर्मल प्रश्न बन जाता है यहाँ से ही कि इसकी जो पॉपुलेशन है ना ये 11% पाई जाती है, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे कम नहीं पाई जाती। सबसे कम कहाँ पाई जाती है, अरावली प्रदेश के अंदर सबसे कम पाई जाती है। तो ये 4 कथन जो दिए जाते हैं ना, एक 4 कथन दे दिए जाएंगे, इसका एरिया इतना है, इसका पॉपुलेशन इतनी है, इसकी तो मिलान करवा लिया जाएगा, और हम ये कई बार छोड़ देते हैं इस चीज़ को, है ना। तो याद रखना है, इस चीज़ को भी याद रखनी है आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। तो विशेषताओं सबसे पहले देखते हैं कि जो चट्टानें हैं यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। देखो मैं आपको सभी जगह चट्टानें बताता आया हूँ, है ना। याद रखना है यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो सॉयल है वो देखो ब्लैक सॉयल पाई जाती है। यहाँ जो क्लाइमेट है वो अति आर्द्र पाई जाती है। यहाँ जो रिवर्स पाई जाती है वो चंबल है। यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है, जो सॉरी वनस्पति है, वो कैसी पाई जाती है, सवाना तुल्य। देखो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अपने यहाँ देखा था यहाँ कौन सी चीज़ है, शुष्क मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको दोनों कंपेरिजन करके पढ़ने में आसानी रहे, इस वजह से ना। यहाँ कृषि कैसी है, आर्द्र कृषि पाई जाती है, आर्द्र कृषि की जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ गहन कृषि की जाती है, ठीक है। पशुपालन में भी देखा जाए, देखो ये सब जो मैंने चीज़ें लिखाई मेंस के हिसाब से हैं, लेकिन आजकल जो ना प्रीलिम्स में भी ना खूब सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, और कथन के रूप में आजकल ऐसे ऐसे पेपर हैं, आजकल बहुत डीपली पेपर बनते हैं भाई, है ना। या तो अधीनस्थ बोर्ड का देख लो आप, या फिर किसी भी एग्जाम के पेपर देख लो, खूब अच्छे अच्छे पेपर बनते हैं आजकल। इसलिए ना पढ़ना तो खूब पड़ेगा भाई, सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी आजकल, पढ़ो खूब सारे, ठीक है। तो पशुपालन जो है ना, पशुपालन में कौन सी, मालवी नस्ल, सोनाड़ी, जमनापरी, यह 3 ये पशुपालन के, ये यहाँ पशुपालन 3 नस्लें पाई जाती हैं पशुपालन, ठीक है। अन्य में देखें, जो अन्य विशेषता है उसमें देखें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग बोला जाता है, तो सर्वाधिक जलीय अपर्दनीय सर्वाधिक होता है, यहाँ सर्वाधिक जलीय जैव विविधता पाई जाती है। थोड़ी देर पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश अपन ने देखा था कि यहाँ कौन सी वनस्पति, यहाँ पर जो है ये इसमें पढ़ा था कि यहाँ पक्षी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, देखो ये लिख रहा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पक्षी जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन यहाँ जलीय जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, है ना। तो यहाँ बंगाली खाड़ी से, और एक चीज़ और बताता हूँ कि इस वाले रीजन के अंदर जो पूरे ये जो हाड़ौती प्रदेश है, इसमें बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ना, उससे 90% वर्षा प्राप्त होती है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से कितनी परसेंट बारिश होती है इसमें, इस वाले मैदान के अंदर 90%, है ना, याद रखना। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें की जाती है, तो गन्ना, सोयाबीन, धनिया या संतरा, ठीक है। ये झालावाड़ जो है ना, इसको राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चीज़ याद रखना आप, इससे ना कौन कौन सी फसलें की जाती हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो पहला है गन्ना, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है धनिया, एक है संतरा। तो इन 4 फसलों को भी आप अच्छे से याद रखना। अब जैसे इसका विशेषता पढ़ी, इसका वर्गीकरण पढ़ा था, ऐसे ही इसका वर्गीकरण किया गया है। इसका वर्गीकरण 3 पार्ट में, पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा है नदी निर्मित मैदान, और तीसरा है दक्कन का पठार, ठीक है ना। सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, इसका जो पहला जो भाग है वर्गीकरण वो है विंध्यन कगार, ठीक है। दूसरा है दक्कन का पठार, और तीसरा है साबाद उच्चभूमि। सॉरी मैं गलती से गलत बोल गया कि विंध्यन कगार जो भूमि, विंध्यन कगार जो क्षेत्र है ना, उसी के सब पार्ट हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ और नदी निर्मित मैदान, ठीक है ना। वापस देखो, मैं वापस बताता हूँ, ठीक है ना। इसका वर्गीकरण 3 पार्टों में किया गया। जैसे इसका वर्गीकरण किया गया था बनास, बाणगंगा, माही और चंबल, ऐसे इसका 3 पार्ट है। एक तो विंध्यन कगार, दूसरा है दक्कन का पठार, तीसरा है साबाद उच्चभूमि। 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है ना। अब इन पहले जो पार्ट है विंध्यन कगार वाला, इसके 2 सब पार्ट है, एक तो है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा नदी निर्मित मैदान, और तीसरा है, सॉरी 2 ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है, अच्छे से। एक मिनट,
ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं ना, अब इसके अंदर अपन अच्छे से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंदर सबसे पहले याद रखना कि बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। अब इस बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है जिसको बोलते हैं आडावाला, सॉरी बूंदी की पहाड़ियों को आडावाला पर्वत भी बोला जाता है, ठीक है। और बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च जो चोटी है उसको बोला संतूर, सतूर है फ्रेंड्स, ये संतूर नहीं है। वैसे पिछली साल आरएस के अंदर एक फैक्ट आया था, देखो मैं बताता हूँ। जो पिछली साल आया था वो था संतूर, ऐसा करके था, ये सतूर है, ठीक है। ये सतूर है, इसकी हाड़ौती प्रदेश की सर्वोच्च, इसकी हाड़ौती प्रदेश सर्वोच्च चोटी तो नहीं है, लेकिन याद रखना कि बूंदी की पहाड़ियों को आडावाला पर्वत बोला जाता है। और उस बूंदी पहाड़ियों की जो ऊंची चोटी है उसका नाम बोला जाता है सतूर, जिसकी लेंथ कितनी है, कितनी मीटर की है, 353, ठीक है, 353 मीटर है, ठीक है। दूसरा आता है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है। अब इसको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि पूर्वी जो पूरा ये हाड़ौती प्रदेश है, इस पूरे हाड़ौती प्रदेश सर्वोच्च चोटी है जिसको बोलते हैं चांदवाड़ी। इस चांदवाड़ी जो है कहाँ पर है, तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 517 मीटर है। ये हाड़ौती प्रदेश सर्वोच्च चोटी है चांदवाड़ी, जो कहाँ पर है, मुकुंदरा की पहाड़ियों में, ठीक है ना। एक है कुंडला की पहाड़ियाँ, तो कुंडला की पहाड़ियों से आप याद रखना है कि ये कोटा में स्थित है। कहाँ है, कोटा में। एक है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो ये बूंदी में है और बारां में। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है, बूंदी और बारां में याद रखना। वैसे 12 याद रखना आप इसको ना, कोटा बूंदी 12 याद रखना आप इसको, ठीक है। 12 में है ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, बूंदी दोनों को याद रख लेना। इनकी जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं घोड़े के नाल के आकार की हैं, इनको बोला जाता है हॉर्स शू, ठीक है। तो वापस बता देता हूँ एक बार मैं आपको कि अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये 3-4 पार्टों में डिवाइडेशन है। पहली बात, बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी पहाड़ियों को आडावाला बोला जाता है और संतूर इसकी सर्वोच्च चोटी है। दूसरा है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है चांदवाड़ी, जिसकी 517 मीटर ऊंचाई है और ये कहाँ है, कोटा झालावाड़ में। एक है कुंडला की पहाड़ियाँ जो कोटा के अंदर है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो बूंदी के अंदर हैं और घोड़े के नाल के आकार की है, हॉर्स शू बोला जाता है, ठीक है ना। आगे है दूसरा जो पोर्शन, अपन इसी का पोर्शन पढ़ते हैं बिंदी गंगा क्षेत्र का, जिसको बोला जाता है नदी निर्मित मैदान। जो चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है उसको बोला जाता है नदी निर्मित मैदान। इसके बाद में दूसरा पोर्शन है जिसको बोला जाता है दक्कन का पठार। ये दक्कन के पठार को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक तो है ऊपरमाल का पठार, ठीक है। दूसरा है डग गंगाधर प्रदेश, ठीक है ना। तो जो ऊपरमाल का पठार है ना, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बिजोलिया से लेकर भैंस रोड तक है। इसी का दूसरा सब पार्ट है कि मालव। तो मालव प्रदेश जो है ना प्रतापगढ़, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मैंने 3 हो गए। मालव प्रदेश, इधर मैंने बताया था पिंडमान, खैराड़, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार प्रश्न आया है यहाँ से, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखना। मालव प्रदेश किसको बोला जाता है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को बोला जाता है। एक है डग गंगाधर प्रदेश, तो डग गंगाधर प्रदेश किसको बोला जाता है, इसको भी इम्पोर्टेंट करके याद रखना कि झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में जो उच्च भूमि है ना उसको बोला जाता है। और जो मालवी जो नस्ल है ना, मालवी पशु नस्ल है, उसका प्रजनन केंद्र भी कहाँ है, इसी रीजन के अंदर है। तो डग गंगाधर प्रदेश जो है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, डग गंगाधर जो प्रदेश है ये वाला, इस डग गंगाधर प्रदेश जो कहाँ है, ये झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम की में ये उच्च भूमि है, उसको बोला जाता है डग गंगाधर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पोर्शन है जिसको बोला जाता है शाहबाद उच्च भूमि। ये पूर्वी बारां के अंदर है, पूर्वी बारां में विस्तार इसका। इसकी सर्वोच्च चोटी है काम्बा, इसकी लेंथ कितनी है, 456 मीटर। और यहाँ पर एक जो ये शाहबाद उच्च भूमि है, इसमें एक शहरी जनजाति निवास करती है, उसका नाम है सहरिया। और एक किस जिले में निवास करती है, तो सहरिया किशनगंज जिले में, किशनगंज जिले की एक जगह की एक शाहबाद तहसील के अंदर ये जो शहरी जनजाति है वो निवास करती है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे समझाने की सारी चीज़ें, है ना। इतना चीज़ें आप याद रखना। अब मैं थोड़ी बातें और हैं जो वो बता देता हूँ। जैसे इसमें महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो मैं अरावली प्रदेश पढ़ा रहा था आपको, तभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ दर्रे आएंगे जैतवास, लाखेरी, बूंदी, रामगढ़ और खटगढ़, ठीक है। लाखेरी, बूंदी, रामगढ़, खटगढ़, जैतवास, लाखेरी, बूंदी, रामगढ़ और खटगढ़, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब एग्जाम प्रश्न आ जाता है कभी कभी, क्योंकि आपने ये दर्रे कभी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन आप इसको कभी कहाँ कर दोगे, अरावली प्रदेश के अंदर कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। ये दर्रे कहाँ पर हैं, बूंदी के अंदर हैं। सारे दर्रे कहाँ पर हैं, ये सब बूंदी के अंदर हैं, ठीक है। और ये 4 दर्रे हैं, ठीक है, और हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं। एक ग्रेट बाउंड्री जो महान सीमा भ्रंश है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जो थ्रस्ट है वो कहाँ है, तो बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में स्थित है। इसको इम्पोर्टेंट करके याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये जो राजस्थान में अस्पष्ट प्रवाह तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, देखो इसको इम्पोर्टेंट याद रखना। ये हाड़ौती जो प्रदेश है ना, इस हाड़ौती प्रदेश को राजस्थान में अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ एक शहरी जनजाति है वो निवास करती है, ठीक है। तो शहरी जनजाति मैं आपको बता रहा था 12 ज़िले के अंदर निवास करती है, और इस ज़िले के अंदर 12 में भी सीतावाड़ी का मेला पड़ता है जो इस शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इस शहरी जनजाति को ही आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। तो शहरी जनजाति कौन सी सूची में शामिल किया गया है? आदिम जनजाति की सूची में। और इनके द्वारा एक स्थानांतरित कृषि की जाति जिसको बातरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बातरा। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, बालरा और चिमाता, दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ऐसी क्या है, ये एक स्थानांतरित कृषि है जो शहरी जनजाति के द्वारा की जाती है, जिसको बोला जाता है बातरा। इसको स्लेश एंड बर्न भी बोला जाता है। इस जो कृषि है ना ये बातरा, इसको स्लेश एंड बर्न भी बोला जाता है। रामगढ़ क्रेटर जो 12 के अंदर है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, और ये राजस्थान का प्रथम जिला है जो हेरिटेज होटल के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये बातें थी हाड़ौती प्रदेश के बारे में, और ये थी सारी चीज़ें पूरे मैदानी प्रदेश के बारे में। मैंने देखो फ्रेंड्स कोशिश की है आपको, देखो अब जैसे इतना टाइम आपको ख़राब नहीं हुआ होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें जैसे वो आपको याद तो थी पहले से सारी चीज़ें, तो मैंने क्या है आपको जैसे कुछ चीज़ें नहीं मिली हों इसके अंदर, तो आपने नोट्स में ऐड कर लेना, और वो कोशिश करना कि इन्हीं के हिसाब से आपको जैसे इसी में याद हो जाए, तो ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म आप इसको अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर, पूरा 1 घंटे के अंदर हम सारी रिवर्स से कंप्लीट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।